Good morning, students. I am Prabhakar and I am your faculty for the subject Social Security Legislation. Students, in my previous session, we have already discussed about Section 1, Section 2, Section 3 and Section 4 of Payment of Gratuity Act 1972. Today, we are going to study one of the important aspect of Payment of Gratuity Act 1972, जिसमें हम लोग आज स्टूडेंट सेक्शन 4A को पढ़ेंगे, विच डिस्क्राइब्स अबाउट कंपलसरी इंश्योरेंस। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कंपलसरी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। इसमें ये बताया गया है कंपलसरी इंश्योरेंस में कि अगर ग्रेचुटी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाइड है, तो वैसे केस में एम्प्लॉयर को कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज दिखाने पड़ते हैं जिससे ये पता चले कि एम्प्लॉयर इज़ वेरी मच डिजायरस ऑफ प्रोवाइडिंग द ग्रेचुटी टू देयर एम्प्लॉयज़। मतलब उसके लिए जो है उनको एक इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत होती है, जिनको वो इंश्योरेंस लाइफ LIC से ले सकते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉई कि वो प्रीमियम के थ्रू उन एम्प्लॉयज़ का ग्रेचुटी को सेफगार्ड कर रहे हैं कि अगर उन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के टाइम में उसके समय में अगर उसको फंड नहीं रहता और ग्रेचुटी उसे नहीं देने के पोजीशन में एम्प्लॉयर रहता है, तो उसका इंश्योरेंस करवाने के बाद ये हो जाता है कि उसको LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करके उसे ग्रेचुटी के अमाउंट को प्रदान कर देगी। तो उसके लिए जो है प्रीमियम जो है एम्प्लॉयर को भरना पड़ता है, सो दैट एम्प्लॉयज़ राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड, कि उनको हर हाल में ग्रेचुटी मिलेगी। या फिर बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट में ग्रेचुटी से रिलेटेड फंड्स को क्रिएट करना पड़ता है, जो एम्प्लॉयर क्रिएट कर देता है, ताकि इससे ये रहे कि एम्प्लॉई को हर हाल में ग्रेचुटी दिया जाएगा। इन्हीं प्रोविजंस को जो है कंपलसरी इंश्योरेंस को के थ्रू जो है डील किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। With effect from such date as may be notified by the appropriate government in this behalf, every employer other than an employer or an establishment belonging to or under the control of the central government or state government shall, subject to the provision of subsection 2, obtain an insurance in the manner prescribed। एक इंश्योरेंस उनको ऑब्टेन करना पड़ता है जिस मैनर में प्रिस्क्राइब करना है, फॉर हिज लाइबिलिटी फॉर पेमेंट टुवर्ड्स द ग्रेचुटी अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के थ्रू ये इंश्योरेंस का कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना पड़ता है और एस्टेब्लिशमेंट्स को। और यहाँ पे अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इंश्योरर भी इसमें अलाउड रहते हैं, प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स और फॉर डिफरेंट एरियाज। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे, सब्जेक्ट टू such conditions as may be prescribed, exempt every employer who had already established an approved gratuity fund। मतलब appropriate government जो है, ये जो है कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स जिन्होंने अपने लिए ऑलरेडी ग्रेचुटी फंड उस प्रोस्पेक्ट में एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो वैसे एम्प्लॉयर को इस इंश्योरेंस को करवाने से एग्जम्प्ट कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एंड हु डिज़ायर्स टू कंटिन्यू सच अरेंजमेंट एंड एवरी एम्प्लॉयर employing 500 or more persons who establish an approved gratuity fund in the manner prescribed from the provisions of subsection 1। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस तो करवाना कंपलसरी है, बट वैसे एम्प्लॉयर जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेचुटी फंड को इस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनको ग्रेचुटी फंड इस्टेब्लिश करना है। तो वैसे एम्प्लॉयज़ को इस इंश्योरेंस में जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ग्रेचुटी फंड प्रिकॉशन के लिए जो है इस्टेब्लिश ऑलरेडी किया हुआ है। इसी चीज़ को बताया गया है। देन नेक्स्ट टाइम, for the purpose of effectively implementing the provisions of this section, every employer shall within such time as may be prescribed get his establishment registered with the controlling authority in the prescribed manner, and no employer shall be registered under the provisions of this section unless he has taken an insurance referred to in subsection 1 or has established an approved gratuity fund referred to in subsection 2। मीन्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल होगा जब उन्होंने या तो फिर इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपलसरी इंश्योरेंस करवा लिया हो, या फिर उन्होंने ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड क्रिएट किया हुआ है, तभी जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन
The appropriate government may by notification make rules to give effect to the provision of these sections, and such rules may provide for the composition of the board of trustees of the approved gratuity fund and for the recovery by the controlling authority of the amount of the gratuity payable to an employee from the LIC. यहाँ पे ये बताया गया है कि appropriate government जो है नोटिफिकेशन से रूल्स बना देती है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्रिएट कर देती है जहाँ पे अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड को क्रिएट किया गया है, या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है अगर किसी एम्प्लॉई को ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है तो कैसे उनको लाइफ LIC से वो ग्रेजुटी रिसीव करवाना है, वो जिम्मेवारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की रहती है। तो इन सारे चीज़ों का भी प्रोविजंस यहाँ किया गया है। यहाँ पे सब सेक्शन 5 में बताया गया, वेयर एन एम्प्लॉयर फेल टू मेक एनी पेमेंट बाय वे ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑल अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2, ही शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी ड्यू अंडर दिस एक्ट। मतलब अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम नहीं दे रहा है तो वो उसके लिए लायबल किया जाएगा कि वो जो है ग्रेजुटी अमाउंट का जो है उसको पे करना ही होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। देन सबसेक्शन 6 में बताया गया कि whoever contravenes the provision of subsection 5 shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to 1,000 rupees for each day during which the offence continues। मतलब यहाँ पे बताया गया कि सेक्शन 5 में सब सेक्शन 5 को अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है, मतलब उसका उल्लंघन करता है तो 10,000 तक का फाइन होगा, और उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू करता है सब सेक्शन 5 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता ही जाता है तो पर डे 1,000 के हिसाब से उस ऑफेंस के लिए जो है उसको पनिशमेंट मिलता रहेगा। तो सेक्शन 4A जो कंपलसरी इंश्योरेंस की बात करता है उसमें स्टूडेंट्स इसी चीज़ को डील किया गया है कि या तो कंपलसरी इंश्योरेंस करना एस्टेब्लिशमेंट्स को, नहीं तो 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने पे ग्रेचुटी फंड्स क्रिएट कर देना है जिसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ मॉनिटर करेंगे, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है इंश्योरेंस को कवर अप करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट्स को LIC या फिर दूसरे इंश्योरेंस के टच में आके उसको इंश्योरेंस के प्रीमियम को देके उसको उनके इंश्योरेंस को सिक्योर रखना है। और इन केस अगर किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल पाता ग्रेचुटी, एम्प्लॉयर के पास उतना फंड नहीं रह पाता है, तो ये फिर इंश्योरर के द्वारा जो है ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको ग्रेचुटी का अमाउंट प्रोवाइड करवाए। देन सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट पावर टू एग्जम्प्ट, कैसे लोगों को एग्जम्पशन दिया जा सकता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से। इसके बारे में बताया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सब सेक्शन जो उसके सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 है उसमें एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट करने की बात की गई है, और उसके सब सेक्शन 2 में एम्प्लॉयज़ या क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को एग्जम्प्ट करने की बात कही गई है कि किन कंडीशंस में उनको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, mine, oil field, plantation, port, railway company or shop to which this act applies from the operation of the provisions of this act, if in the opinion of appropriate government the employees in such establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company or shop are in the receipt of gratuity or pensionary benefit not less favorable than the benefits conferred under this act। मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के जो प्रोविजंस हैं अगर उससे अच्छे कोई बेनिफिट्स, फेवरेबल बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी उस एस्टेब्लिशमेंट में मिल रहा है, अगर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये फाइंड करके सेटिस्फाई हो जाती है तो वैसे केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट करती है कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के बदले जो ऑलरेडी सिस्टम आपके यहाँ चल रहा है उसको आप आगे लेके जा सकते हो। देन इन सब सेक्शन 2 में बताया गया है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी एम्प्लॉय और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी और शॉप टू विच दिस एक्ट अप्लाइज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सच एम्प्लॉय और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज are in receipt of gratuity or pensionary benefit not less favorable than the benefits conferred under this act। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय और या क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो है एग्जम्प्ट करने का प्रोविज़न है, और फर्स्ट में जो है एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट करने का प्रोविज़न है। तो थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड पावर टू एग्जम्प्ट। देन
इन सेक्शन 6 स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी नॉमिनेशन, कैसे नॉमिनेशन को डील किया जाएगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।